साथियों नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है ज्ञान वेद एकेडमी के इस मंच पर। हम बजट पढ़ रहे हैं और बजट का आज ये दूसरा चैप्टर होने वाला है। आज मैं आप लोगों को बजट के निर्माण की प्रक्रिया समझाऊंगा। पिछले चैप्टर को अगर आपने नहीं देखा है तो उसमें मैंने बजट के उद्देश्य तक आप लोगों से डिस्कस किया हुआ है, जिसमें मैंने बजट के इतिहास को भी आपको बताया हुआ है और बजट के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य जो आप लोगों के स्टैटिक पार्ट हैं उससे आया हुआ है। स्टैटिक पार्ट के ही क्रम में आप लोगों को आज ये दूसरा लेक्चर देखने को मिल रहा है। ये भी एक पोर्शन है जहाँ से आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने ये सारी चीज़ें कवर कर रखी हैं, है ना। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो हम बजट को पढ़ चुके हैं, सार्वजनिक बजट को पढ़ चुके हैं। बजट के उद्देश्य में आप लोगों को लास्ट में डिस्कस किया था। आज मैं आप लोगों को बजट के निर्माण की प्रक्रिया अकेले केवल ये जो पोर्शन है ये ही अपने आप में लंबा पोर्शन है, तो मैं इसी को ही पढ़ाने की कोशिश आप लोगों को आज करते हैं। इसके बाद फिर हम कटौती प्रस्तावों को चर्चा करेंगे। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं बजट निर्माण की प्रक्रिया। बजट निर्माण एक तो हम जानते हैं कि विस्तृत और जटिल प्रक्रिया है भारत के अंदर, है ना। इसकी जो भले हमारा बजट जो 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि के लिए होता है ना। बजट प्रस्तुत 75 दिन तक उस पर डिस्कशन होता है, लेकिन इस डिस्कशन से पहले भी, ये डिस्कशन तो हमारे संसद में हो रहा है, इस डिस्कशन से पहले भी बजट में एक्चुअल काम जो है वो 6 से 7 माह पूर्व ही प्रारंभ हो जाता है। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बेसिकली शुरू होता है सितंबर एंड में, है ना। सितंबर एंड में ये चीज़ शुरुआत हो जाती है। आप लोगों को सितंबर के सेकंड वीक से, आप लोगों का सेकंड वीक बोल लें, चाहे आप लोग अक्टूबर का फर्स्ट वीक बोल लें, है ना, अक्टूबर फर्स्ट वीक बोल लें, मैक्सिमम टाइम सेकंड वीक थर्ड वीक तक हो जाता है आप लोगों का पूरा शुरुआत। आप लोगों ने देखा है कि आप लोगों को इनकम टैक्स भरने जाता है ना, कहा जाता है। अब इनकम टैक्स जो आप लोग भरते हैं उसकी जो अंतिम तारीख होती है वो या तो सितंबर होती है या तो अक्टूबर के पहले महीने की होती है। धीरे 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 करके इसको बढ़ाया जाता है। अग्रिम जो टैक्स होता है लोग जमा करते हैं, है ना, कर वगैरह जो अदा करना है, उसकी जो लास्ट डेट होती है सितंबर ही होती है, क्योंकि उसके बाद फिर हम कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। मैंने कल आप लोगों को एक चीज़ कहा था कि मैं आप लोगों को बजट के आंकड़े के बारे में बताऊँगा। तो जब हम बजट बनाते हैं ना, तो बजट के आंकड़ों के दौरान आप लोगों को कुछ आंकड़े होते हैं, जैसे रिवाइज्ड एस्टीमेट, संशोधित अनुमान, क्विक एस्टीमेट मतलब त्वरित अनुमान, एडवांस एस्टीमेट मतलब अग्रिम अनुमान। ये सब क्या है, बजट के अंतर्गत एक छोटे छोटे उसके टर्म हैं। ये जो आंकड़े हैं ना, इन आंकड़ों से आपको सारी चीज़ें प्रिपेयर होती हैं। मतलब इससे आपको आने वाले समय में, मतलब हम ना अभी तक कहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको इससे समझ आती हैं। मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊँगा इस चीज़ को, तो आप लोग चलिए देखिए इसको क्या क्या है इसमें। ठीक है, देखो बजट निर्माण के चरण क्या क्या हैं। सबसे पहले तो यही देख लो, पहला क्वेश्चन तो यहीं पे आपको दिख रहा है, बजट निर्माण के चरण क्या क्या होते हैं। तो कुल कितने चरण है भाई, कुल 5 चरण हैं। 5 चरण, पहला प्रश्न। चरण की जो क्रम है वो क्या क्या है, क्रम देखिए। अब क्रम क्या है, प्राक्कलन और रूपरेखा तैयार करना। प्राक्कलन को इंग्लिश में बोलते हैं एस्टीमेट। ठीक है, एस्टीमेट प्रिपेयर करना होता है बजट का, सबसे पहला काम तो यही है। ठीक, दूसरा बजट का दस्तावेज तैयार करना, मतलब आय और व्यय का विवरण तैयार करना। आय, रिसिप्ट, व्यय, एक्सपेंडिचर, है ना। एक आय और व्यय का जिसमें विवरण दिया जाता है उसको हम बैलेंस शीट बोलते हैं, राइट, बैलेंस शीट बोलते हैं। तो ये वाला जो बैलेंस शीट है इस चीज़ को भी ध्यान रखना है ना। तो हम ये आय व्यय का विवरण तैयार करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, संसदीय चर्चा के बाद संसदीय अनुमति प्राप्त करना बजट का तीसरा चरण होता है। दस्तावेज तैयार करने के बाद उसको प्रस्तुत करना इस उसी क्रम का हिस्सा होता है। ठीक है ना, द्वितीय चरण के उसमें ही जो होता है, द्वितीय चरण में दस्तावेज तैयार किया जाता है और उसको प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो ये द्वितीय चरण का हिस्सा है। आप लोग प्रस्तुतिकरण को बजट का एक हिस्सा नहीं मानेंगे। तो उसके दूसरे चरण में दस्तावेज तैयार करने में दस्तावेज प्लस प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण, बजट प्रस्तुत करते हैं हमारे वित्त मंत्री। ठीक है, उसके बाद संसदीय चर्चा के उपरांत इसमें अनुमति प्राप्त किया जाता है। फिर बजट का क्रियान्वयन किया जाता है।
बजट का क्रियान्वयन, इसका जो चतुर्थ टर्म है वो बहुत जटिल टर्म है ना। इसमें हम समस्त वित्तीय स्रोतों को इसके अलग अलग चीज़ों में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वहाँ पर हम आय व्यय का लेखा करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। बजट का क्रियान्वयन अपने आप में बजट का एक बहुत बड़ा पार्ट है, मतलब कि हम साल भर यही चीज़ करते हैं। फिर हम वित्तीय कोषों के लेखांकन और लेखा परीक्षण का कार्य करते हैं। मतलब आप लोगों को मैंने कल ही बताया था कि बजट में 3 टाइप की चीज़ों का जिक्र होता है। क्या क्या चीज़ों का जिक्र होता है? सबसे पहले हम बात करते हैं आगामी वित्तीय वर्ष, मतलब कि इस साल हम लोग क्या क्या करने वाले हैं उस चीज़ के बारे में, ठीक है ना। वास्तविक अनुमान होता है, ये आने वाले 12 महीने में मतलब कि क्या क्या होगा और उसके बारे में हम बात करते हैं, है ना। तो बजट वर्ष उसी को कहा जाता है। बजट वर्ष आप लोग जो भी करेंगे तो उसका क्या होगा वो सारा चीज़। फिर एक चालू वित्तीय वर्ष होता है। चालू वित्तीय वर्ष क्या होता है? आप लोगों को जिस समय में हम चल रहे हैं उस समय में, आप लोग तो बजट फरवरी में पेश कर रहे हैं ना, आप लोगों को बताया गया कि वित्तीय वर्ष कब तक चलेगा भाई, 31 मार्च तक चलेगा। अगर आप फरवरी में कर रहे हो तो फरवरी और मार्च का बजट कहाँ गया, इसका जिक्र तो आएगा ही नहीं ना। तो इसके जिक्र के लिए हम लोग चालू वर्ष में तो संशोधित अनुमान भी जारी करते हैं। और फिर मैंने आपको बताया था कि पिछले साल की हम लोग वास्तविक आय और व्यय का विवरण भी देते हैं। तो इसी चीज़ को बजट के 5वें जो चरण है उसमें इन सारी चीज़ों को मिला जुला के एक बड़ा पूरा इसका अलग अलग हेडिंग्स के अंदर तैयार होता है सारी चीज़ें, ठीक है। चलो अब इन 5 चरण को ना हम डिटेल से समझते हैं क्या क्या होता है, ठीक। ये 5 चरण को याद रखना भाई। 5 चरण से आप लोगों को इसके सीक्वेंस के बारे में पूछता है। आई एम टेलिंग कि प्रस्तुतिकरण किस क्रम में आता है। आप लोगों को एक ऑप्शन दिया जाएगा, बजट का प्रस्तुतिकरण। बजट का प्रस्तुतिकरण, ये अगर आप लोगों को एक स्टेप दिया जा रहा है तो ध्यान दीजिए कि बजट का प्रस्तुतिकरण जो स्टेप है वो ऑफिशियल स्टेप नहीं है, दस्तावेज तैयार करना आप लोगों का स्टेप है और इसी दस्तावेज के अंतर्गत प्रस्तुतिकरण आता है, ठीक है ना। तो दस्तावेज के बजाय प्रस्तुतिकरण लिख देगा तो निम्न में से कौन सा बजट का चरण नहीं है, तो बजट का प्रस्तुतिकरण बजट का चरण नहीं है। निम्न में से कौन सा चरण पहले आता है, तो बजट का प्राक्कलन पहले आता है, फिर दस्तावेज तैयार करना, फिर अनुमति प्राप्त करना, फिर क्रियान्वयन और बजट का लेखांकन और लेखा परीक्षण। जनरली लेखा परीक्षण, ये जो अंतिम जो चरण है उसको केवल लेखा परीक्षण लिखकर दे दिया जाता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे सभी, है ना। ध्यान रखेंगे कि लेखा परीक्षण लेखांकन लगभग सेम चीज़ें हैं, ऑडिट से रिलेटेड चीज़ें हैं, है ना। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग ऐसा कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बजट के सभी जो चरण हैं उन सभी चरणों पर विस्तार से हम अपना ध्यान देते हैं। सबसे पहले चरण की बात करें तो पहला चरण बजट का प्राक्कलन। इसमें हम नीति निर्माण की प्रक्रिया में वित्त मंत्रालय द्वारा प्रशासनिक मंत्रालयों, नीति आयोग तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के सहयोग से बजट की रूपरेखा तैयार करते हैं। इसमें प्रशासकीय मंत्रालय अपने अधीनस्थ कार्यालय से प्राप्त विवरण के आधार पर वित्त मंत्रालय को प्रशासकीय आवश्यकताओं की सूचना प्रदान करते हैं। योजना आयोग वर्तमान का नीति आयोग योजनाओं को प्राथमिकता के विषय में परामर्श देता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक बजट का प्राक्कलन तैयार करता है और वित्त मंत्रालय लेखा कौशल उपलब्ध कराता है। इस प्रकार प्रथम चरण में व्ययों के अनुमान तैयार किए जाते हैं। याद रखना, बजट की जो पहली प्रक्रिया प्राक्कलन जो तैयार करना है, तो ये जो लाइन है ना लास्ट, वित्त मंत्रालय को प्रशासकीय आवश्यकताओं की सूचना प्रदान करते हैं अधीनस्थ कार्यालय। ये जो अधीनस्थ कार्यालय जो सूचना प्रदान करने वाला कार्य है, इनको पहला जो फॉर्मेट जाता है वो सितंबर में जाता है। सितंबर में सभी अधीनस्थ कार्यालय, मतलब आप जिस भी कार्यालय को जानते हैं जो सरकारी ऑफिस है, चाहे वो छोटा सा पोस्ट ऑफिस क्यों ना हो आपके गांव का, चाहे वो आपके गांव का छोटा सा पोस्ट ऑफिस क्यों ना हो, छोटा सा बैंक क्यों ना हो, अगर सरकारी बैंक है तो उसको बजट अपना भेजना पड़ेगा। अरे आप लोग तो स्कूल में पढ़े हैं ना, स्कूल में पढ़े हैं तो स्कूल भले वो प्राथमिक स्कूल हो, प्राइमरी स्कूल, एकदम सबसे निचले स्तर पे जा रहा हूँ मैं, प्राइमरी स्कूल। प्राइमरी के नीचे भी आजकल किंडरगार्टन को हम लोग बाल विद्या मंदिर ऐसा कुछ बोल के शुरू कर दिया गया है ना। किंडरगार्टन जो स्कूल है वो भी शुरू हो गया। तो वो जो स्कूल है उस लेवल पे भी आंगनबाड़ी वगैरह जो होता है, आंगनबाड़ी के स्तर पर आप लोगों को शिशुवती महिलाओं और जो बालक बालिकाएं हैं उनको सर्व किया जाता है। आंगनबाड़ी के स्तर पर जिनको दलिया खिला बड़ा किया जा रहा है, उन लोगों से मंगाया जाता है कि आपको साल भर में कितने बच्चों को
खाना खिलाना है। वो लोग बना के भेजेंगे, हमको 17 बच्चों को भेजना है। अब आंगनबाड़ी आप लोग जानते हैं कि छोटे छोटे जगह पे रहता है ना, तो मिनी आंगनबाड़ी केंद्र, तो 17 बच्चे हमारे पारा मोहल्ले में है, इनको हम लोगों को दलिया खिलाना है। दलिया खिलाना है, कितने दिन खिलाना है? 30 दिन खिलाना है। 30 दिन का दलिया इन लोगों को खिलाना है, और 17 जन बच्चे हैं तो 17 तिया 51, एक बच्चा दिन में 1 किलो खा रहा है, तो हमको 510 किलो का हमारा मंथली है ना। और हमको साल भर में कितना चाहिए भाई? 12 पंचे 60, लगभग 6000 किलो का हमको एक लड़का को खिलाना है। तो हमारा ये बजट आप अप्रूव कर दो, हम बच्चे लोग को खाना पीना खिलाते रहेंगे। ये जो प्रक्रिया है ना, ये प्रक्रिया सितंबर में शुरू होती है। ये जो इस पूरे इतने बड़े टेबल के अंदर जो आप लोगों को ध्यान रखने की चीज़ है वो ये है कि बजट के निर्माण की जो प्रथम प्रक्रिया है, उसमें जो अधीनस्थ कार्यालय हैं वो अपना कार्य सितंबर में शुरू कर देते हैं। ठीक है, सितंबर में शुरू कर देते हैं, राइट। फिर ये आपका प्रथम चरण समाप्त हुआ। प्रथम चरण समाप्त होने के बाद फिर क्या होता है? व्यय के अनुमान के हिसाब से व्ययों का अनुमान लगाया जाता है। इन्होंने भेजा कि हमको ये चाहिए, तो फिर हम लोग इन सब के साथ मिलकर योजना आयोग सारी चीज़ों को तय करती है कि हमारे देश को किधर जाना है, किस ओर लेकर जाना है, और उसके प्राथमिकता के हिसाब से हम सारी चीज़ों को बनाते चलते हैं, डिस्कस करते हैं और उस पर बनाते हैं, है ना। और फिर हम लास्ट में व्यय का अनुमान करते हैं कि हमको इतना पैसा तो चाहिए ही चाहिए। समझ आया? अगर मुझे मेरे बच्चों का विकास करना है तो मुझे मेरे बच्चों के विकास के लिए कम से कम 6000 किलो मेरे को चाहिए ही चाहिए। ठीक है, 6000 kg मेरे को चाहिए ही चाहिए। ये मैंने सरकार को लिख के दे दिया। सरकार की प्राथमिकता में अगर ये हुआ कि बच्चों का विकास करना है तो ये 6000 kg अप्रूव हो जाएगा। सरकार की प्राथमिकता में यदि ये नहीं हुआ, योजनाओं की प्राथमिकता का हिस्सा अगर बच्चे नहीं हुए, तो सरकार बोलेगी 6000 किलो को बच्चा कैसे खा लेगा? एक काम कीजिए, उसको आप केवल 6 किलो खिलाइए पूरे साल भर में, इसका बजट हम अप्रूव कर रहे हैं। ये जो व्यय का अनुमान तैयार करने की जो प्रक्रिया है, ये पहला चरण है। ठीक है, समझ आया? मैंने इसको बहुत डिटेल में बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा चरण, दूसरे चरण में क्या होता है कि वित्त मंत्रालय की जो समस्त विभागों की मांग को एकत्रित करने के लिए और वित्तीय नीति संबंधी मामलों में मंत्रिपरिषद में निर्णय लेकर 2 अलग अलग भागों में आय और व्यय का विवरण तैयार करते हैं, जो बजट का दस्तावेज कहलाता है। सेकंड स्टेप, दस्तावेजीकरण। ठीक है, बजट का दस्तावेज, डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं इंग्लिश में। वित्त मंत्री द्वारा इस दस्तावेज को फरवरी के प्रथम माह में, किसके द्वारा भाई? वित्त मंत्री के द्वारा। बजट को ध्यान रखना, कोई भी व्यक्ति प्रस्तुत नहीं कर सकता, ऐरा गैरा कोई भी मिनिस्टर आके बजट के बारे में बात नहीं कर सकता। इट इज़ सब्जेक्ट ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर। ये केवल और केवल वित्त मंत्री का विशेषाधिकार है। वित्त मंत्री ही बजट पर बात करेंगे और बजट को पेश करते हैं। बजट पेश करने से पहले इस विषय की गंभीरता को समझिए। यदि बजट पेश करने से पहले बजट लीक हो गया, मान लो जाए कि लड़का लोग के खाने पीने के लिए, बच्चों के खाने के लिए आप लोगों ने जो अनुमान लगाया है, वो अनुमान 6000 किलो से घट के सीधे मात्र 6 किलो दिया जाएगा, ये चीज़ पहले ही लीक हो गया, आपके बताने के पहले, है ना। आपको ये चीज़ 1 फरवरी को बताना था, लेकिन ये आप लोगों ने बता दिया कब? दिसंबर में ही ये चीज़ लीक हो गया, है ना। दिसंबर में ही ये चीज़ लीक हो गया, अभी बजट आया भी नहीं है। 6 किलो बस देंगे इस साल बोल के। अगर बजट की कोई भी बात, बजट का कोई भी टॉपिक, बजट का कोई भी बिंदु किसी भी तरीके से बजट प्रस्तुत होने से पहले मार्केट में आ जाता है या फिर उसका कोई अंश बाहर आ जाता है, उस कंडीशन में इस वित्त मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। बजट वो चीज़ है, बजट इतनी बड़ी अकाउंटेबिलिटी को सेट करता है। बजट किसी देश की सामाजिक आर्थिक नीति को तय करने वाला एक उपकरण है। ये मैंने आप लोगों को कल के लेक्चर में बता दिया था। ठीक है, तो बजट के बारे में कोई दूसरी अवधारणा नहीं रखना। बजट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वित्त मंत्री को इसके लिए अपना इस्तीफा तक देना पड़ सकता है अगर बजट लीक हो गया तो। ठीक है, वित्त मंत्री बजट पेश करते समय जो भाषण देते हैं वो बजट भाषण कहलाता है। वित्त मंत्री जो बजट पेश करते हैं वो बजट कहाँ पेश किया जाता है? लोकसभा में पेश किया जाता है। ध्यान रखना,
राज्यसभा में बजट कभी भी पेश नहीं किया जाएगा। राज्यसभा का सदस्य वित्त मंत्री हो सकता है, लेकिन वो वित्त मंत्री बजट जो पेश करेंगे वो केवल लोकसभा में करेंगे। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी जब थे वित्त मंत्री भारत के, तो उन्होंने अपने वित्त मंत्रित्व काल में जो बजट है वो राज्यसभा के सदस्य थे। ही वॉज अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट, है ना। वो राज्यसभा के सदस्य थे और वो वित्त मंत्री के रूप में वो हमेशा लोकसभा में बजट प्रस्तुत करते थे, है ना। ही वॉज नेवर इलेक्टेड, वो कभी इलेक्टेड नहीं हुए, उन्हें हमेशा नॉमिनेट किया गया है। उनका हमेशा मतलब कि किसी न किसी राज्यसभा क्षेत्र से वो चुन कर आते थे। जिस प्रकार से हमारे एस जयशंकर साहब हैं, एस जयशंकर साहब चुन कर नहीं आए थे, वो पहला जो टर्म था उनका वो उन्होंने नॉमिनेशन के रूप में वो जीत कर आए थे, ठीक है ना। ही वॉज नॉट इलेक्टेड कैंडिडेट, ही वॉज नॉमिनेटेड कैंडिडेट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और बजट के तीसरे चरण पर चर्चा करते हैं। बजट के तीसरे चरण की बात करें तो यहाँ पर संसदीय परिचर्चा होती है और अलग अलग मदों पर बजट की अनुमति प्राप्त की जाती है। इस पूरे तीसरे चरण को कंप्लीट तीसरे चरण को 75 दिन के अंदर समाप्त होना अनिवार्य है, ठीक है। ये तीसरा चरण 75 दिन चलता है, यही चीज़ जानना है, ठीक है। बजट प्रस्तुत से लेके जो बजट की जो डिस्कशन है वो 75 दिन तक चलेगा, ठीक। चतुर्थ चरण में क्या होगा, बजट पारित करने के बाद चौथे चरण में विनियोग अधिनियम के अनुसार इसके क्रियान्वयन की कार्रवाई प्रारंभ होती है। इसके अंतर्गत 5 प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। वित्तीय स्रोतों का एकत्रीकरण, वित्तीय संसाधनों का संरक्षण, वित्तीय संसाधनों का वितरण, सरकारी आय व्यय का लेखा और अंतिम में लेखांकन। चतुर्थ चरण में हम लोग सारी चीज़ों को एक साथ समराइज करने की कोशिश करते हैं, है ना। बजट का क्रियान्वयन, तो हम कहाँ कहाँ पे पैसा खर्च करेंगे, कहाँ कहाँ पर हम लोग बचा लेंगे, कैसे कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, राज्यों को कितना देंगे, नगर निगम को कितना देंगे, योजनाओं को कितना देंगे। तो ये सब वित्तीय संसाधनों का वितरण मतलब यही चीज़ होता है ना। आय व्यय का लेखा जोखा मतलब हम लोग कहाँ कहाँ पे कितना कितना दे रहे हैं, वो अकाउंटेबिलिटी तय होती है सारी चीज़ों की, ठीक। फिर हम बात करते हैं किसकी, फिर हम बात करते हैं पाँचवें और अपने हमारे अंतिम चरण की, जो है बजट का 5वां चरण या फिर वित्तीय कोषों का लेखांकन और लेखा परीक्षण का चरण, ठीक है ना। बजट का अंतिम चरण क्या कहलाता है, लेखा परीक्षण का चरण कहलाता है। इस चरण में सभी सामान्यतः विभागों द्वारा प्रति माह के लेखे महालेखा कार्यालय के कार्यालय में प्रेषित किए जाते हैं। इन्हें आय व्यय के लिए निर्धारित विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। इन लेखों को नियमित रूप से लेखाधिकारियों द्वारा अंकेक्षण किया जाता है, ठीक है। अंकेक्षण के बाद महालेखा परीक्षक द्वारा इन लेखों का वार्षिक संकलन निम्नलिखित 4 शीर्षकों के अंतर्गत किया जाता है। सबसे पहला राजस्व खाता, फिर पूंजीगत खाता, फिर ऋण खाता और अंत में दूरस्थ प्राप्तियों के रूप में। ये 4 अलग अलग पॉइंट में उनका पूरा बाइफर्केशन होता है। आप लोग जो भी मंथली जो आप लोग खर्च कर रहे हैं, मंथली आपने बताया कि मैं सर 2 लाख रुपए तो मैंने सैलरी पे दे दिया, है ना। 2 लाख रुपए का मैंने अपने प्यून को सैलरी दी है, सरकारी खाते की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। सरकारी विभाग में 2 लाख रुपए प्यून की सैलरी हो सकती है। तो 2 लाख रुपए प्यून की सैलरी मैंने दी है, आपने बोला, तो जो हमारा ऑडिट डिपार्टमेंट है वो पूछेगा भैया प्यून को कितने साल हो गया काम करते। आप बताओगे सर वो तो पिछले महीने ज्वाइन किया है ना, वो बड़े बाबू का लड़का है। तो तुरंत में ये जो महालेखाकार कार्यालय है या जो ऑडिट विभाग है जो अंकेक्षण करती है, वो बोलेगी कि ये इस बंदे का पूरा बैकग्राउंड चेक करो अब, है ना। इसका बैकग्राउंड चेक करो तो मुझे यहाँ पर लग रहा है बहुत ज़्यादा गलती। एक व्यक्ति जिसको 1 महीने ज्वाइन किए हुआ है वो कैसे उसको 2 लाख रुपए सैलरी आप दे सकते हो, है ना। इसी प्रकार से आप लोग देखते हैं साल भर में ना बहुत सारे अलग अलग आप लोगों को क्या देखने को मिलता है कि इस बिना काम के अधिकारियों ने किया पेमेंट, बिना काम के हुआ ये, बिना काम के हुआ वो। तो ये सब पता कैसे चलता है, ये सब पता चलता है इसके द्वारा। लेखा अधिकारी जो होते हैं वो ये चीज़ बताते हैं कि ये चीज़ होता है ना। तो जो लेखा अधिकार कार्यालय है, महालेखाकार जो भवन होता है, उस महालेखाकार भवन में ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, है ना। तो 4 शीर्षकों के अंदर वो लोग डील करते हैं और राजस्व खाता, पूंजीगत खाता, ऋण खाता और दूरस्थ प्राप्तियों के रूप में 4 इनके हेड्स होते हैं, जिन हेड्स में ये लोग पूरे बजट को समराइज़ करते हैं, ठीक है। फिर
ये जो बजट है ये अंतिम चरण में पूर्ण होने के साथ बजट की प्रक्रिया पूर्ण होती है। ये जो 5 चरण है, इन 5 चरणों की पूर्ति के उपरांत ही बजट अपना पूर्ण माना जाता है। ठीक, चलिए, तो ये था आप लोगों का बजट के जो 5 चरण जो मुझे इम्पोर्टेंट मतलब लगते हैं और मुझे आप लोगों को बताने के लिए इंडिविजुअल ये चैप्टर ही चाहिए था, है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया है। चैप्टर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिनको भी ये इस वीडियो का PDF चाहिए, वो PDF हमारे ज्ञानविद एप्लीकेशन के जो पेज है उसमें अवेलेबल है। आप वहाँ पर जाकर इसको हमारे एप्लीकेशन के अंदर इसको इंस्टॉल करके एक्सेस कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।